हेलो बच्चों, आज हम 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये जो चैप्टर है इससे नीट में हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जेडब्ल्यू के लिए भी ये चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है और नीट में फिजिकल केमिस्ट्री जो सेक्शन होता है उसमें हर साल इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा 11th का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसका रिवीजन लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी थी कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की मदद से आप कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी वो डिसाइड कर सकते हो। तो ठीक है, दूसरी चीज कोई भी रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी चेंज होता था वो भी आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से डिसाइड कर पाते थे। और थर्ड जो चीज थी वो थी कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी या नहीं होगी। ठीक है, और उस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज कितना होगा, वो सारी चीजें हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ी थी। पर थर्मोडायनेमिक्स की एक लिमिटेशन थी कि थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम कोई भी रिएक्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिक्स से हम नहीं निकाल सकते थे। तो ये जो लिमिटेशन है वो हम इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की मदद से दूर कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से हम कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन है वो निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और थर्ड चीज जो हम पढ़ेंगे वो होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टोटल यहां पे हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, पर वो चीज पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जनरली 3 टाइप की रिएक्शन, 3 टाइप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली रिएक्शन होगी वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है, 10⁻⁴ टू 10⁻16 सेकेंड। ठीक है, इतनी जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरे टाइप की रिएक्शन आएगी जिसे हम बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए डेज भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं, या फिर कभी कभी ईयर्स भी लग सकते हैं। और थर्ड टाइप की जो रिएक्शन आएगी उसको हम बोलेंगे स्लो या फिर मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, और इन दोनों के बीच आएगा मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शंस। ठीक है, वन बाय वन इसके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला टाइप है वेरी फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 10⁻⁴ से 10⁻16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शन विच आर वेरी फास्ट। ठीक है, जिसको कंप्लीट होने में 10⁻⁴ टू 10⁻16 सेकेंड जितना ही टाइम लगता है। तो इस रिएक्शन का रेट हम मेजर नहीं कर सकते। आप स्टॉप वॉच चालू करने जाओगे उससे पहले तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एसिड बेस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इन दोनों को मिक्स करेंगे, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 10⁻14 टू 10⁻16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन का रेट हम मेजर नहीं कर सकते। एसिड और बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसका रेट हम इजीली मेजर नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इसका, आयनिक रिएक्शंस, जिस रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होते हैं। तो आयनिक रिएक्शंस भी बहुत ही फास्ट होती है, इस रिएक्शन का रेट भी हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल AgNO3 और KCl के बीच की रिएक्शन क्या बनेगा? AgCl प्लस KNO3। ठीक है, तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। इस रिएक्शन का रेट भी आप इजीली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, वेरी स्लो, नाम से ही पता चलता है, इट रिक्वायर्स days, months, years to complete। जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उस रिएक्शन का रेट भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहां पे भी रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक्यूरेटली इसका रेट भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का जो रस्टिंग होगा उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इस रिएक्शन का रेट हम इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, reaction between H2 and O2 in absence of catalyst। For example, H2 gas plus O2 gas gives H2O liquid। अब सोचो, एटमॉस्फेयर में H2 और O2 ऑलरेडी प्रेजेंट है सालों से, पर विदाउट कैटलिस्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। दोनों इनर्ट गैस है। ठीक है, दोनों वेरी लेस एक्टिव गैसेस हैं। तो H2 गैस और O2 गैस, इन दोनों के बीच में रिएक्शन से H2O लिक्विड ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता। अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करे तो ये रिएक्शन फास्ट हो सकती है, अदरवाइज ये रिएक्शन बनने में हजारों साल लगते हैं। ठीक है, तो ये भी वेरी स्लो रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस जो 10⁻14 से 10⁻16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, और दूसरी आई वेरी स्लो रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए डेज भी लग सकते हैं, ईयर्स भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं। इन दोनों रिएक्शन का रेट हम मेजर नहीं कर सकते। हम कौन सी रिएक्शन का रेट मेजर कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शंस का रेट। ठीक है, तो reactions which completes in definite time। एक डिफाइनाइट टाइम में रिएक्शन जो कंप्लीट होती है उसको हम बोलते हैं मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं,
फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 का डीकम्पोजिशन से H2O प्लस 1/2O2 बनेगा। तो ये रिएक्शन है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है, तो इस रिएक्शन का रेट जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का डीकम्पोजिशन से 4NO2 प्लस O2 बनेगा। तो इस रिएक्शन का रेट भी हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ये भी स्लो या फिर मॉडरेट रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन लेते हैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस। ये एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हम करते हैं बेसिक मीडियम में। क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस C2H5OH। ये रिएक्शन भी एक डिफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का रेट भी हम स्टडी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर आपको पता है C12H22O11। ठीक है, इससे क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज C6H12O6। ठीक है, तो ये सुक्रोज है, सुक्रोज का इन्वर्जन करेंगे तो इन्वर्टेड शुगर बनती थी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये रिएक्शन भी एक डिफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। तो इस टाइप की रिएक्शंस का रेट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी। रेट मतलब स्पीड, तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होगी चेंज इन concentration of reactants or products per unit time। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर भी ले सकते हैं। अगर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है तो हम प्रेशर भी ले सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम R से डिनोट करेंगे। R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब डेल्टा C डिवाइड बाय डेल्टा T। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो, चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी हो सकती है। अगर प्रोडक्ट होगा, देखो यहाँ पे ग्राफ से देख सकते हो कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन आएगी, और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बताए तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पे प्लस साइन आएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T। अगर आप इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, R इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा T। R इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, अभी रेट ऑफ रिएक्शन का आपको यूनिट निकालना है। रेट का यूनिट क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स। और टाइम का यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट सेकंड भी हो सकता है, तो सेकंड इनवर्स।
या फिर मोल लीटर इनवर्स। सेकेंड की जगह अगर टाइम का यूनिट मिनट दिया है तो मिनट इनवर्स, अगर आवर दिया है तो आवर इनवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा मोलर सेकेंड इनवर्स या फिर मोलर मिनट इनवर्स। यहां पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या दिखाती है? नेगेटिव साइन दिखाती है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और पॉजिटिव साइन क्या दिखाती है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। आर की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू याद रखना, रेट मतलब स्पीड, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो आर का जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो खाली कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज डिनोट करता है, उसका कोई एक्चुअल यहाँ पे मीनिंग नहीं है। ठीक है, आर की वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव में आएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन की हमारे पास डेफिनेशन आ गई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो टाइप के आएंगे, एक होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के आएंगे, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सोचो एवरेज कब लेना पड़ेगा? जब टाइम पीरियड बड़ा होता है उस टाइम पे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ डिफाइनाइट टाइम पीरियड। सपोज आपको अगर पूछे कि भाई आप घर से निकलते हो और घर से कोचिंग जाने में आपको 20 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो 20 मिनट के टाइम में आपकी स्पीड कांस्टेंट तो नहीं हो सकती। जहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा वहाँ पे आपकी स्पीड है वो धीमी हो जाएगी, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा वहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 20 मिनट में आपका जो टाइम, 20 मिनट का जो पीरियड है उसमें आपकी स्पीड है वो बदलती रहती है। तो अगर इस स्पीड का एवरेज ले तो इसको हम एवरेज स्पीड या फिर एवरेज रेट मानेंगे। तो जब किसी भी रिएक्शन में एक डिफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए हम रेट मेजर करते तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? आर एवरेज is equal to change in concentration of reactant। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है इसलिए आगे माइनस की साइन होगी, डिवाइड बाय टाइम। या फिर आर एवरेज का फॉर्मूला प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिखे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टाइम। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो आर एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या फिर आर एवरेज इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, अभी इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ग्राफ दिया है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। क्या होगा यहाँ पे? टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। सपोज हमारे पास T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन थी R1 और T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास R2।
तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देखें क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। यहां पे क्या है, R2 की वैल्यू नेगेटिव, R2 की वैल्यू है वो छोटी है, देखो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो R2 की वैल्यू है वो छोटी है। उस केस में क्या होगा, R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। पर रेट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो R एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस R2 बाय R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। सेम अगर यही ग्राफ हम प्रोडक्ट के लिए ड्रॉ करें तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या ग्राफ होगा, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, अब इनिशियल T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास प्रोडक्ट की P1 थी और T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की हमारे पास है P2। तो क्या लिख सकते हैं, R एवरेज इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T। डेल्टा P की वैल्यू क्या आएगी, P2 माइनस P1 और टाइम की वैल्यू T2 माइनस T1। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगेगी क्योंकि प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, तो R एवरेज की वैल्यू वो पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक है, तो ये हमने R एवरेज मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये ज्यादा यूज होता है। दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, अगर कोई इंस्टेंस पे सपोज आपको बोल दे कि भाई आप घर से निकले हो, कोचिंग जा रहे हो, एग्जैक्टली 10 मिनट बाद आपकी स्पीड क्या थी, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है और उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद एग्जैक्टली 3 मिनट बाद, तो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया कि इसी टाइम पे स्पीड क्या थी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन पूछते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस dr बाय dt या फिर प्लस dp बाय dt। यहां पे हमने डेल्टा की जगह d लिया है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, इसलिए डेल्टा की जगह हम उसको d से दिखाते हैं। तो इक्वेशन तो सेम रहेगा, वहां पे डेल्टा r बाय डेल्टा d था, यहाँ पे dr बाय dt है। खाली फर्क कितना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे टाइम पे हम रेट निकाल रहे हैं। अब समझना कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें dr बाय dt माइनस में है, जो आप समझ सकते हो कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको माइनस से डिनोट किया, और प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो हम इसको प्लस से दिखाएंगे। अब इस रिएक्शन का अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का आपके पास ग्राफ दिया है,
कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, रिएक्टेंट के लिए कुछ ऐसा ग्राफ होगा। इस रिएक्शन इस ग्राफ का हमको टेंजेंट निकालना है। तो ये टेंजेंट और टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ठीक है, वही हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि ये टेंजेंट है, इसका जो स्लोप क्या हो जाएगा, dc बाय dt। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम ग्राफ से निकालते हैं। ग्राफ में हम टेंजेंट लेते हैं और टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो R इंस्टेंटेनियस R instantaneous is equal to slope। ठीक है, अभी इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्यूरेटली नहीं मिल सकता, ग्राफ से निकलते हैं और टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज होता है वो भी छोटा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिल सकती। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम आर एवरेज ही ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू एग्जैक्टली निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो आगे जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उन सब में हम मोस्टली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसका ही यूज करने वाले हैं। क्लियर? अभी देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोकियोमेट्री के बीच में क्या रिलेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोकियोमेट्री के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो एक रिएक्शन दी है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। इस रिएक्शन का आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू क्या बताया था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और A की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट है तो डिक्रीज होगी, तो माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। या फिर अगर B के लिए लिखे तो B के लिए क्या होगा, माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा टी। आपको रेट A के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, ये भी रेट हो जाएगा, और B के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, तो ये भी रेट हो जाएगा। C और D प्रोडक्ट है, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा C बाय डेल्टा टी, या फिर D प्लस डेल्टा D बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन मिल गया। सपोज आपको ये रिएक्शन दी है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। आपके पास ये रिएक्शन दी है और इस रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। वहां पे तो क्या था, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब में 1 था। अब इस रिएक्शन के लिए आपको R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू क्या होगी, माइनस dA बाय dt, या फिर डेल्टा A बाय डेल्टा टी, जो भी दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। R इज इक्वल टू माइनस dA बाय dt, और जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो माइनस 1/a dA बाय dt लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। सेम माइनस 1/b dB बाय dt लिख सकते हैं। ठीक है, b का कोएफिशिएंट स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल b, तो उससे डिवाइड करेंगे, और जो b है उसमें B रिएक्टेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए आगे माइनस साइन लगेगा। ठीक है, C के फॉर्म में लिखे क्या होगा, 1/c dC बाय dt एंड 1/d dd बाय dt।
ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन आ गया। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन है वो लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग चेंजेस। ये दो रिएक्शन है, इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखना। तो सिंपल, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DHI बाई dt। HI है वो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो आगे माइनस की साइन आएगी। और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 DHI बाई dt। ठीक है, अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, DH2 बाई dt। प्रोडक्ट है तो प्लस आएगी साइन, और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है यहां पे, या फिर DI2 बाई dt भी लिख सकते हैं, वो भी प्लस आएगा। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए देखते हैं। तो R की वैल्यू क्या होगी, R इज इक्वल टू माइनस DSO2 बाई dt, और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो माइनस 1/2 DSO2 बाई dt, या फिर DO2 बाई dt, ये भी माइनस में आएगा। और अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 DSO3 बाई dt। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास एक रिएक्शन के लिए ऑलरेडी रेट का इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको फाइंड क्या करना है, रेट के इक्वेशन से आपको फाइंड करना है वो रिएक्शन कौन सी होगी। ठीक है, तो उल्टा काम करना है अपने को। यहां पे रेट का इक्वेशन दिया हुआ है, इससे इक्वेशन रेट रिएक्शन का इक्वेशन है वो लिखना है। तो रिएक्शन क्या होगी, अब देखो इस रिएक्शन में A और B माइनस में है, तो A और B रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, और C एंड D वो प्लस में है, तो C एंड D हम प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। A एंड B रिएक्टेंट साइड, C एंड D प्रोडक्ट साइड। अब स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, C का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, D का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, A का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 4, और B का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। तो अपने पास ये रिएक्शन आ जाएगा 4A + B गिव्स 2C + 3D। ठीक है बच्चों, तो हमने आज रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए हैं, जिसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। उसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक के और भी जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।